फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिसका नाम है बस स्टेशन। बस स्टेशन बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो और वो सब एक ऐसे बस स्टेशन से जाते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही बस आती है हर एक बार में। और हम लोग को कंडीशन क्या दे रखी है, हम लोग को कंडीशन दे रखी है कि बस जब भी बस स्टेशन से निकलेगी तो वो कभी भी खाली नहीं जाएगी। और कोई भी एक पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ जाएगा और कितने भी ग्रुप एक बार में जा सकते हैं बस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और जिस हिसाब से ग्रुप इंटर कर रहे हैं उसी हिसाब से ग्रुप वो जाना चाहते हैं। जैसे जैसे ये देखिए लिखा है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड डू नॉट वांट टू गेट सेपरेट। एक ग्रुप के जो बंदे हैं वो आपस में सेपरेट नहीं हो रहा। सो द इंटायर बस ओनली इफ द बस कैरी द इंटायर ग्रुप। तो बस में तभी वो एंटर करेंगे जब पूरी की पूरी बस उन पूरे के पूरे एक ग्रुप को एक साथ ले जाने के लिए राजी हो जाए। और दे रखा है, द ग्रुप डू नॉट वांट टू चेंज देयर रिलेटिव पोजीशनिंग व्हाइल ट्रेवलिंग। इसका मतलब ये है, जो अगर ग्रुप वन पहले है, ग्रुप टू बाद में है और ग्रुप टू थ्री उसके बाद में, तो पहले बस स्टेशन से ग्रुप वन जाएगा, फिर ग्रुप टू जाएगा, फिर ग्रुप थ्री जाएगा। इसका सिंपली ये मतलब है। तो और हम लोग को एक बस का हम लोग को बस का साइज बताना है, जिससे कि जिससे कि पूरे के पूरे जो ग्रुप हैं वो ट्रेवल कर सके। ऐसे बस का साइज कितने हो सकते हैं हम लोग को ये बताना है। हम लोग हम लोग को एक इनपुट दिया जाएगा। इनपुट में क्या दिया जाएगा, एन दिया जाएगा। एन क्या होता है, एन है इसमें अपना नंबर ऑफ ग्रुप्स। और उसके बाद एक एरे दी जाएगी जिसमें साइज, हर एक ग्रुप में कितने मेंबर हैं उसका साइज दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें कि एट एट ग्रुप्स हैं। और फर्स्ट ग्रुप में मेंबर वन है, सेकंड ग्रुप में टू मेंबर हैं, थर्ड ग्रुप में वन मेंबर है, फोर्थ ग्रुप में वन मेंबर है। ऐसे ही ये इतने सारे मेंबर हैं। तो आउटपुट में हम लोग को बताने हैं ऐसे कितने कितने बस की स्ट्रेंथ हो सकती, बस का साइज कितना हो सकता है कि ये ग्रुप जा सके। और बस में कोई भी स्पेस खाली नहीं रहना चाहिए। या तो ये एक ग्रुप पूरा, देखिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि इंटायर पूरा का पूरा ग्रुप जाएगा। सेकंड कंडीशन है, बस में बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं रहना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है, ग्रुप जिस सीक्वेंस से आया है उसी सीक्वेंस से ग्रुप को जाना है। ये तीन कंडीशनों मिला के हम लोग को बताना है कितने साइज की बसें हो सकती हैं। चलिए इसी एग्जाम्पल को लेके समझ लेते हैं कि कितने कितने ग्रुप कैसे आएंगे। देखिए, वन टू, वन वन वन, टू, वन थ्री। तो सबसे पहले केस होता है, अगर अगर अपने बस का जो साइज है, अगर बस का जो साइज है वो अपना इन सारे एरे के एलिमेंट के सम के बराबर हो जाए, तो वो लेके जा सकता है एक ही बार में सबको, सारे ग्रुप को। उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, वो सबसे सिंपलेस्ट केस हो जाएगा। तो इस ग्रुप के साइज है 12। तो एक बार में अगर बस का साइज आपका 12 है तो इन सबको ले जा सकता है। और दूसरा केस देख लेते हैं, अगर बस का साइज आपका 3 है तो पहले इन दोनों को ले जाएगा, फिर इन तीनों को ले जाएगा, फिर इन दोनों को ले जाएगा, फिर इस तीनों को ले जाएगा। मतलब बस में कोई भी साइज खाली नहीं बचेगा। और एक एक और सब सीक्वेंस वाइज जा पाएंगे। और कोई भी, और थर्ड, जैसे आप फोर लेने पे क्या होगा, फोर लेने पे सबसे पहले ये तीन जाएंगे, फिर ये दो जाएंगे, फिर ये दो जाएंगे। ऐसे ही जब सिक्स लेंगे तो भी चले जाएंगे। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को देख के हमें ये समझ में आ रहा है, जो इसका साइज है, मतलब इसका जो सम है, इन सारे पीपल का जो सम है, अगर उसके हम फैक्टर निकाल लें, ये जो सारे एलिमेंट के जो सम है, अगर हम उसके फैक्टर निकाल लें
तो अपने को साइज ऑफ द बस मिल सकता है। देखिए इस 12 के क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं। 3 भी 12 का ही फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, 6 भी 12 का फैक्टर है और 12 भी 12 का फैक्टर होता है। अगर हम इस बस के साइज के सारे फैक्टर निकाल लें तो हम लोग को मिल जाएगा कितनी बसों के साइज हो सकते हैं। चलिए हम आ चुके हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। उसके उस मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का हमने इनपुट ले लिया है। इनपुट लेने के बाद लिस्ट ले लिए। फिर हमने सारे जितने भी एलिमेंट की लिस्ट थे उन सबका हमने सम निकाल लिया है। उन सबका सम निकालने का मतलब, अब हमने उन सबका सम निकाल लिया। अब उन सबका सम निकालने के बाद हमने उन सबके फैक्टर निकाले। आप फैक्टर नॉर्मली सिर्फ इस कंडीशन को लेके निकाल सकते हैं, लेकिन लेकिन आपको जब आप इससे निकालेंगे तो आपका आपको क्या आ जाएगा, आपका टीएलई आ जाएगा, क्योंकि टाइम आउट आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारा टाइम ले जाता है। इसलिए ये एक यूनिक तरीका है, मतलब फैक्टर निकालने के लिए, जिससे आपकी मेमोरी हाफ लगती है, मतलब n/2 मतलब रूट स्क्वायर के बराबर लगती है। ये एक एफिशिएंट तरीका है स्क्वायर फैक्टर्स निकालने का। फिर उन फैक्टर को हमने शॉर्ट कर लिया। उन फैक्टर को शॉर्ट करने के बाद उसके बाद एक दो टेम्परेरी वेरिएबल लिए, एक सी लिया है और एक एफ लिया है। और आंसर हमने एक लिया है जिसमें हम अपने आंसर को, एक लिस्ट लिए जिसमें हम आंसर को अपने अपेंड करेंगे। और उसके उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप हमने किस में चलाया? फॉर लूप हमने चलाया जो हमारे पास फैक्टर्स की एक लिस्ट आई है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ। तो चलिए देखते हैं हमने ये कैसे किया। जैसे हमको ये इनपुट दे रखा है, अब इस इनपुट में हम क्या करेंगे। अब ये इनपुट को सबसे पहले हमने इसका सम निकाल लिया है। देखिए यहाँ हमने इसका सम निकाल लिया। सम के बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। अब इसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं ताकि अपना जो फैक्टर है वो हम लोग का बहुत कम उसमें आए। अपना फैक्टर मतलब सम की जो वैल्यू है उसके स्क्वायर रूट से जब फैक्टर निकालते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम उससे फैक्टर निकालेंगे। फिर उस फैक्टर को क्या करेंगे, फिर उस फैक्टर को हम सोचेंगे कि शॉर्ट करने का। फिर उस फैक्टर को हमने शॉर्ट किया है। फैक्टर को शॉर्ट करने के बाद जब सबसे पहले इसके अंदर आएगा तो ये अपनी पहली वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा। मतलब ये एल है आपका, एल को आपने शॉर्ट किया, एल1 को आपने शॉर्ट किया, ये आपका एल1 है। एल1 को सबसे पहले एल1 पे आपका क्या आया होगा, एल1 एल1 आप मतलब आपका आई यहाँ पर है। आई जब आपका यहाँ पर है तो एल1 सेकेंड लूप में आप आए। आप जब सेकेंड लूप में आए तो आपने क्या किया, सी में आपने क्या प्लस किया, एल एल1 जे को प्लस कर दिया। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, मतलब इसका मतलब है कि एल ऑफ जे आपका क्या है, 1 था। एल ऑफ जे 1 क्यों है, क्योंकि एल आपकी ये थी और एल1 आपकी ये है। एल ऑफ जे मतलब सो ये आपकी पहली वैल्यू है, तो पहली वैल्यू को आपने प्लस कर दिया, किसमें, सी में प्लस कर दिया। आपने सी में प्लस करने के बाद देखा क्या ये वैल्यू, ये आपकी जो पहली वैल्यू है, क्या ये आपके एल ऑफ एल1 के बराबर है। अगर बराबर है तो आपने सी को ज़ीरो कर दिया है, और आप सी को ज़ीरो करने के बाद आप इसकी नेक्स्ट वैल्यू में पहुंच गए। सी को ज़ीरो करने के बाद आप कहाँ पहुंच गए, सी को ज़ीरो करने के बाद आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए एल1 ऑफ जे की सेकेंड वैल्यू के पास। अब आपके पास सी के पास क्या आया, 2 आ गया है। अब आपके पास सी के पास 2 आ गया है, तो 2 आने का मतलब क्या है, आपके पास 2 आ गया तो आप 2 से फिर चेक करेंगे। C1 के पास आपके पास 2 आया तो आपने फिर चेक किया, C ऑफ इक्वल टू L1 ऑफ आई। L1 ऑफ आई की तो वैल्यू अभी 1 ही है, क्योंकि यहाँ से पॉइंटर आपका हटा नहीं है, तो 1 है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आपकी इस कंडीशन इस सेकंड वाले में आ जाएगा। जब सेकंड वाले में आएगा तो आपका ये ब्रेक हो जाएगा। सेकंड वाले में आने के बाद आपका ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद आप इस लूप के बाहर आ जाएं, आप इस लूप के बाहर आ जाएंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये कंडीशन, अब ये आई इंक्रीमेंट होके यहाँ पर आ जाएगा, आई इंक्रीमेंट होके 2 के पास आ जाएगा, आई इंक्रीमेंट होके 2 के पास आए। फिर एल ऑफ जे पे आपका क्या रह जाएगा, एल ऑफ जे के पास
एल ऑफ जे के पास आपके पास क्या रह जाएगा, एल ऑफ जे में तो शुरुआत में जो आपके पास था वही होगा, मतलब एल ऑफ जे अब इंक्रीमेंट हो गए, एल ऑफ जे फिर 1 से चलेगा, 1 से चलेगा तो एल ऑफ जे में शुरुआत में 1 आया, सी की वैल्यू फिर से 1 हो गई, सी की वैल्यू +1 हो गई, फिर सी की वैल्यू को चेक किया गया, क्या सी की वैल्यू एल ऑफ 1 के आई के बराबर है, अब एल ऑफ 1 इसके बराबर 2 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये सेकंड वाले पे आएगा, फिर ये प्लस करेगा, इस बार 2 को प्लस करेगा, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी, आपका जब ये 3 हो जाएगा तो आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सेकंड कंडीशन पे आएगा, सेकंड कंडीशन पे क्यों आएगा, क्योंकि आपकी सी की वैल्यू जो है 3 और एल L1 ऑफ आई की वैल्यू है 2, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकंड पे आया ये आपका, सेकंड पे आने के बाद ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद फिर से यहाँ पे चला जाएगा, अब इसकी वैल्यू, अब ये 3 पे आ जाएगा, अब जब ये 3 पे आ जाएगा तो पहले फिर से चेक करेगा, सबसे पहले सी में फिर से ऐड करेगा, सी में फिर से एल सी में फिर से एल ऑफ जे को ऐड करेगा, एल ऑफ मतलब 1 को ऐड करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या ये 3 के बराबर है, 3 के बराबर नहीं है, फिर ये इसको भी ऐड करेगा, अब देखेगा क्या ये 3 के बराबर है, 3 के बराबर होगा तो अब ये सी को 0 कर देगा, जब 3 के बराबर उसे मिल जाएगा, 3 के बराबर मिलने के बाद वो सी को 0 कर देगा, अब सी को 0 करने, जब उसने सी को 0 कर दिया तो फिर वो उसके आगे बढ़ेगा, एक मिनट, सी को 0 करने के बाद सी के आगे बढ़ा, हम लोग कहाँ पर थे, हाँ हम लोग यहाँ पर थे जब हमने को 3 ले लिया है, अब ये पहले से चेक करेगा, पहले से ऐड करेगा, पहले से ऐड करने के बाद सी से कम है तो फिर से 2 को ऐड करेगा, फिर 3 मिला, उसको 3 मिला, ब्रेक हुआ, उसको 3 मिल गया बराबर हुआ, उसके बराबर हुआ, सी को 0 किया, फिर जे की वैल्यू यहाँ पर आई, ये प्लस किया, नॉट इक्वल टू ये प्लस किया, फिर ये प्लस किया, फिर से 3 मिला, फिर से इक्वल टू आ गया, फिर से 0 कर दिया, इन दोनों को प्लस किया, फिर से 3 के इक्वल आ गया, फिर से 0 सी को 0 करके आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आने के बाद देखा, फिर ये 3 के इक्वल टू है, अब जब ये लास्ट में जब 3 के इक्वल टू आ जाएगा तो उसने, जब लास्ट में 3 के इक्वल टू आ गया तो उसने क्या किया, फिर उसने 3 को अपेंड कर दिया, 3 को अपेंड किसमें कर दिया, आंसर में 3 को अपेंड कर दिया है, ऐसे ये कंडीशन चलेगी, जब ऐसी ये कंडीशन चलेगी, अब आपकी आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी क्योंकि वो लास्ट तक पहुंच गया, अब आई की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, जब 4 हो जाएगी तो फिर से 1 चलेगा, 1 को सी में प्लस करेगा, फिर कंडीशन आपकी नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों नहीं होगी, फिर सेकंड पे आएगा, 2 को प्लस करेगा, फिर से दोनों कंडीशन नहीं होगी, फिर से फॉर लूप चलेगा, फिर आपको जब 4 मैच करेगा तो इक्वल टू होगा, तो फिर सी को 0 कर देगा, सी को 0 करने के बाद फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ने के बाद इन तीनों को प्लस करेगा, फिर आपको 4 मिल जाएगा, 4 मिलने के बाद फिर सी को 0 करने के बाद इंक्रीमेंट कर देगा, फिर इन दोनों को ऐड करने पे 4 मिल जाएगा, तो फिर 4 अपेंड हो जाएगा आपका आंसर में, ऐसे ही जब से आएगी, जब फिर से बढ़ेगा तो आप 6 अपेंड हो जाएगा, फिर 12 अपेंड हो जाएगा, ऐसे ही एक एक करके चलता रहेगा। चलिए आप देख लेते हैं सॉल्यूशन को सबमिट करके कितने टेस्ट केस, चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं कितने टेस्ट केस हमारे चल रहे हैं। देखिए इसमें सेम वही कोड है, सबसे पहले इनपुट किया, फिर हमने लॉजिक बनाया फैक्टर निकालने के बाद फिर हमने उस फैक्टर को शॉर्ट करने के बाद फिर हमने हर एक एलिमेंट से चेक किया है कि वो उसका फैक्टर बन रहा है कि नहीं, मतलब वो उससे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, फिर उसको चेक करने के बाद उसको अपेंड कर दिया, फिर उसको हमने फाइनली अपेंड करने के बाद उसको बस हमने प्रिंट कर दिया है। तो बस देख लेते हैं आप कैसे सबमिट हो रहा है। चलिए सबसे पहले रन करते हैं, देखते हैं कितना कोड चलता है। ये तो कॉन्ग्रेचुलेशन बता दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन बता दिया है, मतलब कोड सही चल रहा है। चलिए अब सबमिट करते हैं। सारे टेस्ट केस चल रहे हैं।
मतलब कोड सही है बिल्कुल।